गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ स्कूल डॉटसर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के साइंस के बारे में और हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, अर्थात मानव के पाचन तंत्र में। और पाचन तंत्र में हमने अब तक क्या पढ़ा था? एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर के बारे में, यानी आहार नाल की संरचना के बारे में यहाँ पे स्टडी की थी। और हमने पढ़ा था कि जो आहार नाल होती है वो मुख से लेकर गुदा तक पाई जाती है। और आहार नाल के जो विभिन्न भाग थे जिनमें हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो आहार नाल का जो फर्स्ट भाग पढ़ा था वो हमने मुख पढ़ा था, ठीक है ना। इसके बाद में हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने ग्रसनी के बारे में पढ़ा है। फिर हमने ग्रसिका के बारे में, ग्रसिका के बाद में आमाशय के बारे में पढ़ा है। आमाशय के बाद में छोटी आंत, छोटी आंत्र के बारे में पढ़ा। छोटी आंत्र के बाद में बड़ी आंत्र के बारे में पढ़ा। और बड़ी आंत्र के बाद में हम यहाँ पे जो पढ़े हैं वो मलाशय, यानी बड़ी आंत्र का भाग ही होता है। फिर लास्ट में हमने बात की थी गुदा के बारे में। इस तरीके से आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो मुख से गुदा तक पाई जाती है, उनकी संरचना के बारे में हम पढ़। जबकि बात करें कि मानव का जो पाचन तंत्र होता है, देखो पाचन तंत्र किस किस से मिलकर बनता है? आहार नाल और पाचक ग्रंथि दोनों से मिलकर के क्या बनता है? पाचन तंत्र बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं आपके पाचक ग्रंथि। तो दो तरीके की पाचक ग्रंथि होती है मानव के अंदर, ठीक है ना। वो सॉरी, तीन प्रकार की पाचक ग्रंथि पाई जाती है। तीन प्रकार की में एक तो कौन सी होती है? लार ग्रंथि। कौन सी होती है? लार ग्रंथियां, ठीक है ना। एक होती है यकृत और एक कौन सी है? अग्नाशय। तो जब मैंने डायग्राम बनाया था तब तीनों ग्रंथियों के बारे में अच्छे से डायग्राम में दर्शाया था, ठीक है। तो तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियां यहाँ पे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, इन तीनों के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो किसके बारे में? आपके पाचक ग्रंथियों के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके पाचक ग्रंथियाँ, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, आपके पाचक ग्रंथियों के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब देखो जो तीन प्रकार की पाचक ग्रंथियां हैं उनमें सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कौन सी पाचक ग्रंथि के बारे में? जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथियां होती है, इनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। भाई तीन प्रकार की आपकी पाचक ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय। तीनों में सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे? हम यहाँ पे लार ग्रंथियों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो जो लार ग्रंथि होती है वो मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा में पाई जाती है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कि लार का स्राव करना। तो यहाँ पे देखो कि जो यह ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? मुख गुहा में। और इस ग्रंथियों के द्वारा, इन ग्रंथियों के द्वारा क्या स्रावित होती है? इनके द्वारा लार स्रावित होती है। क्या स्रावित होती है? लार स्रावित होती है। और जो ये लार इन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होती है, ठीक है ना, वो लार क्या करती है? भोजन को लसलसा बनाती है। कैसे बनाती है? भोजन को लसलसा, ताकि भोजन लसलसा हो जाए और उसे आसानी से निगला जा सके। इसीलिए लार ग्रंथियों के द्वारा क्या स्रावित होती है? लार स्रावित होती है। जो आपकी लार ग्रंथि होती है मुख गुहा में स्थित होती है। अब देखो लार क्या होती है? तरल एवं चिपचिपा श्लेष्मा भाग होता है। मतलब लार क्या करती, कैसी होती है? तरल होती है और चिपचिपा और श्लेष्मा भाग होती है। लार तरल चिपचिपा तथा श्लेष्मा भाग है। भाई लार कैसी होती है? तरल होती है, चिपचिपा होती है और श्लेष्मा भाग होती है, जो क्या करती है? भोजन को लसलसा बनाती है। यह भोजन को कैसा बनाती है? लार कैसा बनाती है? भोजन को लसलसा बनाती है,
याद रखना, भोजन को कैसा बनाती है, लसलसा बनाती है। कौन? लार, जो मुख गुहा के अंदर जो लार ग्रंथियों से स्रावित होती है, ठीक है। इसके अलावा लार क्या करती है कि भोजन में जो स्टार्च होता है, ठीक है, उसका आंशिक पाचन भी करती है। तो लार इसके अलावा क्या करती है, भोजन में उपस्थित तथा भोजन में उपस्थित स्टार्च का आंशिक पाचन भी करती है, आंशिक पाचन भी करती है। तो याद रखना कि भोजन का आंशिक पाचन भी कौन करती है, यहाँ पे लार करती है, ठीक है। भोजन का आंशिक स्टार्च का आंशिक पाचन शुरू, तो कह सकते हैं कि मानव के अंदर जो पाचन की क्रिया होती है, ठीक है, पाचन होना, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात नोट लगा करके लिख रहा हूँ कि मानव में पाचन क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है, मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है। अर्थात मानव के अंदर पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है, मतलब मुख गुहा से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है ना। फिर आगे की बात आती है कि आपके जो लार होती है, ठीक है, वो मुख गुहा और जीभ की सफाई भी रखती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है, ठीक है। एक तो होती है कर्ण पूर्व होती है, जो यहाँ पे कर्ण के पास में पाई जाती है, ठीक है। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथि है अपने पास में। तो यहाँ पे मानव शरीर में 3 प्रकार की होती है। एक तो कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, ठीक है। दूसरे प्रकार की जो लार ग्रंथि होती है वो है यहाँ पे अधोजंब लार ग्रंथि, अधोजंब लार ग्रंथि, ठीक है। और थर्ड टाइप की जो लार ग्रंथि है वो है आपके अधोजिह्वा लार ग्रंथि, अधोजिह्वा लार ग्रंथि। तो ये 3 प्रकार की जो लार ग्रंथि होती है, ठीक है, वो आपके सामने है। कर्णपूर्व, अधोजंब और अधोजिह्वा, ये 3 प्रकार की लार। यहाँ पे कर्णपूर्व जो यहाँ पे कान के पास में पाई जाती है, ठीक है ना, मतलब गाल अंदर की तरफ मुख गुहा में है, लेकिन अंदर की तरफ कान के पास में पाई जाती है, वो कर्णपूर्व होती है। एक होती है आपकी अधोजंब होती है, ठीक है ना, वो मैंडिबुलर के पास में पाई जाती है। और तीसरे प्रकार की होती है अधोजिह्वा, जो जिह्वा के नीचे पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है कि 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई लार ग्रंथि कितने प्रकार की, 3 होती है, ठीक है ना। एक तो अधोजंब होता है, कर्णपूर्व, अधोजंब और अधोजिह्वा, ठीक है। तीनों से क्या होता है, लार स्रावित होती है। लार भोजन में उपस्थित स्टार्च का आंशिक पाचन करने के साथ साथ भोजन को कैसा बनाती है, लसलसा बनाती है। तो ये बातें हो चुकी है किसके बारे में, यहाँ पे लार ग्रंथि के बारे में। अब लार ग्रंथि के बाद में यहाँ पे बात करते हैं आपके अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है उसके द्वारा भी क्या स्रावित होते हैं, पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, ठीक है ना। तो अग्नाशय ग्रंथि के बारे में यहाँ पे देखते हैं। दूसरी प्रकार की पाचक ग्रंथि आती है आपकी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। अब देखो अग्नाशय ग्रंथि के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है एक मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है, एक मिश्रित ग्रंथि है। जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है वो कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। मिश्रित का मतलब क्या होता है कि यह बहिस्रावी कार्य भी करती है, बहिस्रावी भी होती है, और ये क्या होती है, अंतःस्रावी भी होती है। बहिस्रावी भी होती है और अंतःस्रावी भी होती है। इसी कारण आपके जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो क्या होती है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बहिस्रावी के रूप में तो ये क्या करती है, आपके एंजाइम स्रावित करती है। जैसे कई प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, वो आपके बहिस्रावी रूप से कौन स्रावित करती है, अग्नाशय ग्रंथि। अंतःस्रावी रूप से ये ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन्स का स्राव करती है, ठीक है ना। तो आपको यही बात याद रखनी है कि अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है, अर्थात बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है,
ठीक है ना। फिर आगे की बात आती है कि आपके ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो आपके बहिस्रावी के रूप में तो क्या करती है, तो आगे की देखो, यह है बहिस्रावी रूप में पाचक एंजाइम स्रावित करती है। कौन से एंजाइम स्रावित करती है? पाचक एंजाइम स्रावित करती है। जबकि अंतःस्रावी रूप में, यह है अंतःस्रावी रूप में इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित करती है। इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन अंतःस्रावी के रूप में स्रावित करती है। ठीक है। फिर आगे है कि यह ग्रंथि किस किस से घिरी होती है। देखो, यह ग्रंथि आपके यकृत, ग्रहणी और तिल्ली से घिरी होती है। यकृत, ग्रहणी और तिल्ली से यह ग्रंथि घिरी होती है। यकृत, ग्रहणी तथा तिल्ली से घिरी होती है। यकृत, ग्रहणी तथा तिल्ली से ये ग्रंथि क्या होती है? घिरी हुई रहती है। इसके अलावा इस ग्रंथि के द्वारा कई प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे की बात देखो कि इस ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं आपके जो एंजाइम स्राव, मतलब अग्नाशय ग्रंथि से कौन कौन से ऐसे एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। उनमें सबसे पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पे इस ग्रंथि द्वारा निम्न पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। अब देखो कौन कौन से पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। एक तो होता है एमाइलेज। जो एमाइलेज एंजाइम होगा ये किसका पाचन करेगा? यहाँ पर स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन होगा वो किसका करेगा? प्रोटीन। इसके अलावा जो लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है ना, ये लाइपेज एंजाइम किसका? जो इमल्सीकृत वसा होती है उसका पाचन करता है। तो आप याद रख लेना, अग्नाशय ग्रंथि से पाचक रस यानी पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन के विभिन्न अवयव, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। भोजन के विभिन्न अवयव, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। ठीक है ना। ये बातें हो चुकी है किसके बारे में? आपके इस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। इसके अलावा आगे की बात आती है आपके यकृत ग्रंथि के बारे में। अग्नाशय कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे तीसरे प्रकार की जो ग्रंथि होगी वो है आपके यकृत ग्रंथि। लीवर ग्लैंड। अब देखो यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रख लेना, यकृत ग्रंथि क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहली बात है कि यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर यानी यकृत होती है। ठीक है ना। जो क्या कहाँ पे पाई जाती है? जो यकृत होती है, ठीक है, ये क्या होती है कि अपना जो उदर गुहा होती है, ठीक है ना, उदर गुहा में आमाशय के समीप
स्थित होती है। उदर गुहा में आमाशय के समीप क्या होती है, आपके यकृत ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जो लगभग त्रिकोणाकार होती है। कैसी होती है? त्रिकोण आकार की ग्रंथि है। इसी आकार की ग्रंथि है, ये त्रिकोण आकार की ग्रंथि होती है। इसके अलावा इस ग्रंथि में 2 लोब्स होते हैं। यह ग्रंथि द्विपालित होती है। वैसे तो 4 पाली होती है, लेकिन 2 छोटी पाली है, लेकिन द्विपालित अवस्था में दिखाई देती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये ग्रंथि क्या होती है? द्विपालित होती है। अब आगे बात देखो कि यहाँ पे इस ग्रंथि के 2 भाग हो गए, एक तो दायां भाग और एक बायां भाग। यानी द्विपालित का मतलब हो गया, एक तो दाई पाली हो गई, द्विपालित एक तो कौन सी पाली होगी? दाई पाली, और दूसरी है बाई पाली। 2 पालियां होती है, 2 लोब्स होते हैं जो आपस में मिलकर के यकृत ग्रंथि बनाते हैं। एक तो कौन सी होती है? दाई पाली, और दूसरी होती है आपके बाई पाली। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि बाईं ओर से, मतलब सामने से देखने पर ये 2 दायां और बायां भाग में दिखाई देती है, लेकिन अग्र सतह से तल की तरफ देखने पर ये क्या होती है? 2 अतिरिक्त पालियां और दिखाई देती है। मतलब जब आप क्या करोगे कि यहाँ पे तो देखने मतलब सामने से हो गया, और मान लीजिए कि अग्र सतह से देखोगे तब आपको 2 और पालियां दिखाई देती है। 2 पालियां और दिखाई देती है, और दिखाई देती है। इसी कारण आपकी यकृत ग्रंथि कैसी होती है? 4 पालियों में बटी हुई दिखाई देती है। ठीक है ना। अब इसके अलावा यकृत करीब मतलब छोटी मतलब 1 लाख छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई से बना होता है, जिन्हें यकृत कोशिकाएं। तो यहाँ पे इसके अंदर ये छोटी क्या होती है? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाइयां पाई जाती है, जो इसका निर्माण करती है। ठीक है ना। इसके अलावा यकृत ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त रस का निर्माण करना। तो यहाँ पे इसका फंक्शन काम बताते हैं। वाक्य कार्य की बात करें इसका, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त रस का निर्माण करना। पित्त रस का निर्माण करना। भाई यकृत ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त रस का निर्माण करना इस ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। अब ये जो पित्त बनते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि पित्त यकृत वाहिनी के द्वारा पित्ताशय में भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे अगली बात है, पित्त रस पित्त यकृत वाहिनी द्वारा पित्ताशय में भेजे जाते हैं। पित्ताशय में भेजे जाते हैं मतलब यहाँ पे यकृत ग्रंथि के पास में क्या होता है? एक थैली समान अंग होता है। ठीक है, उस थैली समान अंग को हम क्या कहते हैं? पित्ताशय। और इस पित्ताशय के अंदर क्या किया जाता है कि जो पित्त रस होते हैं इनको स्टोरेज किया जाता है। पित्ताशय के अंदर क्या किया जाएगा? पित्त रसों को स्टोरेज यानी संग्रहित किया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ से जो पित्ताशय होता है, ठीक है, पित्ताशय से ये क्या होंगे? किसके द्वारा? पित्त वाहिनी द्वारा कहाँ तक है? यानी पित्ताशय वाहिनी द्वारा कहाँ तक भेज दिए जाते हैं? ये ग्रहणी में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद में पित्त वाहिनी द्वारा इन्हें ग्रहणी में भेज दिया जाता है। कहाँ पे भेज दिया जाता है? ग्रहणी के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है। और जो आपके पित्त रस होते हैं, देखो पित्त रस होते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो पित्त रस क्या करते हैं? जो वसा होती है, ठीक है, वसा का इमल्सीकरण करते हैं। वसा का इमल्सीकरण कौन करते हैं? पित्त रस ही करते हैं। ठीक है, अर्थात वसा को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का कार्य कौन करते हैं? पित्त रस करते हैं। तो आपकी ये जो मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, ठीक है, 3 प्रकार की है। एक तो आपके
लार ग्रंथि है, एक अग्नाशय, तीसरी कौन सी है, यकृत ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और इन तीनों ग्रंथियों के द्वारा क्या स्रावित होते हैं, ऐसे एंजाइम स्रावित होते हैं जो पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। ऐसे एंजाइम स्रावित होते हैं जो क्या करते हैं, पाचन की क्रिया। तभी तो हम बात करते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन से मिलकर बना है, आहार नाल और पाचन ग्रंथि दोनों से आपका पाचन तंत्र बना होता है। ठीक है, तो यहाँ के लेक्चर में इतना ही। कल बात करेंगे पाचन कैसे होता है उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।